हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कच्चा चिट्ठा। इलेक्टिव का गद्य भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें है कि तीसरा गद्य है गद्य लेखन। ब्रजमोहन व्यास का लेख है कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा जैसा कि शीर्षक से ही लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी उसकी पोल खुल जानी, जैसे किसी का जैसे पुराना कोई भी आदत रहता है और कुछ वो काम करता है तो उसको किसी के सामने उजागर कर देना, इसी को इस यहाँ पर कहा गया है कच्चा चिट्ठा। लेखक जो ब्रजमोहन व्यास है, इनका जो एक ये था कि बहुत सारी अनमोल चीज़ों को, जो पुरानी पौराणिक चीज़ें थी, जैसे कहीं कहीं कुछ भी वो जाते थे मिल जाता तो उसको उनकी एक माने कि इच्छा थी, आदत थी कि उनको एक संग्रहालय, उन सभी चीज़ों का एक संग्रहालय बनाए और संग्रहालय में लोगों के दर्शनार्थ के लिए रख दें। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, यदि या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सब कोई सभी चीज़ों को नहीं जानते, तो जो पौराणिक चीज़ें हैं हमें तो कहीं पर भी वो ऐतिहासिक चीज़ जो है उसे वो संग्रहालय में ही हमें दिखाई देती है। कहीं भी हम जाते हैं, हर राज्य का या हर क्षेत्र का एक एक क्षेत्र में संग्रहालय बनता है, जहाँ पर कि उस क्षेत्र की या और भी अधिक कहीं की पुरानी पौराणिक चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। तुम देखोगे कहीं पर भी संग्रहालय में जा कर के कि पुरानी मूर्तियाँ या राजे रजवाड़े की जो कोई अस्त्र शस्त्र है, चाहे उनके जो अस्त्र, उनके जो लिबास हैं वो है, चाहे वो किस पर सवारी करते थे, उन सब चीज़ों को भी, जैसे कि जो कोई घोड़ा पर सवारी करता था, कोई कुछ पर सवारी करता, तो उस सब चीज़ों पर भी कुछ केमिकल डाल करके वहाँ पर रखे जाते हैं। अब उनके जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके देखोगे कितने संग्रहालय में जा कर के, कहीं भी कोई भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ के संग्रहालय में देखने पर ये पता चलता है कि उस समय के राजा रजवाड़ा ये इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। जैसे अब आज परिवर्तन कहते हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, दिन निकलता जाता है, और साल बढ़ते जाते हैं, उस तरह से लोगों के मन का भी विकास होता है और पुरानी चीज़ों को छोड़ करके लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी लोग तो पुरानी चीज़ों को कैसे पता चलेगा, हमें और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पुराने ज़माने में लोग की संस्कृति, रहन सहन क्या था, कैसी संस्कृति थी, क्या किस चीज़ का सेवन करते थे, किस चीज़ का उपयोग करते थे। जैसे आप देखो, आज हम लोग कागज़ के रुपये और ये लोहे का सिक्का यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी। प्राचीन काल में क्या था, सोने की चांदी की मोहरें चलती थी, उस समय वो वही रुपया कहलाता था। और पहले ज़माने में एक अन्नी अधन्नी, एक पैसा का 4 पैसा भी हुआ करता था, वो सब चीज़ अधेला, मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो आज हमें देखने को नहीं मिलती या फिर आज उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ जो है वो पुराने ज़माने में प्रयोग की जाती थी। और लोग उनको कहाँ देखेंगे, उनको उनसे अवगत कैसे होंगे। जो जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो संग्रहालय का अर्थ क्या होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करना, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करना। तो यहाँ लेखक का भी वही ध्यान बनता था हमेशा कि वो अपना जो वो काम करते थे, तो उनका उसके बाद लेखक को जो समय मिलता था उसमें वो अपने अपने ही खर्चे से, ऐसा नहीं था कि उनको कोई अलग से खर्च मिलता था किसी सरकार के तरफ से या किसी समुदाय के तरफ से, किसी संगठन के तरफ से। वो अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर ही उनको ये उनका मन था कि एक संग्रहालय बनाए और उस संग्रहालय में जहाँ भी पुरानी चीज़ें उनको दिखाई देती थी, वो उन चीज़ों को एकत्रित करने के लिए ही गांव-गांव घूमा करते थे, गांव-गांव चले जाते थे, जहाँ
जहाँ भी उन्हें अंदेशा होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, पुराने रुपये पैसे। कहीं पर हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग ज़मीनों में गाड़ करके रुपये पैसे को रखते थे, अपने उनको सुरक्षित रखने के लिए, कि किसी भी चोर डाकू को पता ना चले, कोई दीवारों के अंदर रखते थे। तो आज जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पुराने महल जो खंडहर में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं, उनको उनके उनमें भी खुदाई जब हो रही है तो उनमें भी पुराने हमें पुराने पुराने सिक्के, मोहरे, जो चीज़ें मिलती, मोतियाँ, बहुत तरह के लोग जो अपने आभूषण के लिए भी किया करते थे, वो भी हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से लेखक अपने गांव, अगल बगल के गांव में या दूर दूर भी चले जाते थे उन सब चीज़ों को एकत्रित करने के लिए। यहाँ पर देखो, ये लेखक बता रहे हैं कि ये बात है सन 1936 के लगभग। प्रयाग में संग्रहालय स्थापित करने हेतु वस्तुएं एकत्रित करने के लिए कौशाम्बी की यात्रा पर निकले। कौशाम्बी एक जगह का नाम है, और कौशाम्बी से लेखक ने पसोवे के लिए प्रस्थान किया। पसोवा भी एक जगह का ही नाम है, जहाँ पर कि उनको वो उनके विषय में कहा गया है कि पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल था, और उसके विषय में स्थानीय लोगों में यह मान्यता प्रचलित थी कि इसकी पहाड़ियों में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। मतलब लोगों के अनुसार वहाँ सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। स्तूप कहते हैं कि एक मतलब रहने का, छोटा मोटा विश्राम करने के लिए एक स्थल, जिसमें बुद्ध के केश और नखखंड रखे गए थे। किंतु अब वहाँ पर इन चीज़ों में कोई अवशेष नहीं रह गए थे। मतलब अब वहाँ पर से वो चीज़ें हट गई हैं। अब यहाँ लेखक का ये था कि वो कहीं भी जाते थे तो खाली हाथ नहीं लौटते थे, कुछ ना कुछ वो बिना लिए, जमा किए, एकत्रित किए, उस बिना ले करके खाली हाथ उनको लौटना गंवारा नहीं था। वो समझते थे कि हमारा जाना आना तभी कारगर सिद्ध होगा जब हम कुछ ले करके, संग्रहालय के लिए ले करके लौटेंगे। तो देखो यहाँ पर एक तुम लोग को थोड़ा पढ़ के भी समझा देते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज़ तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिल गए। मृण मूर्तियाँ अर्थात जो मनियों, मृण कहते हैं कि जो मूर्ति जो बहुत पहले से बनी हुई है, जो तांबे का, कांसे की मूर्ति होती थी, जो कि कभी ख़राब नहीं होती, पानी से भी चाहे मिट्टी से भी। तो वो कहते हैं कि जब वो एक गांव पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको सिक्के और मनके कहते हैं मोतियों को, सिक्के और मोती उन्हें मिल जाते हैं, और उसे वो इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो एक गांव में से जब लौट रहे थे, वो कुछ सिक्के और छोटी छोटी मूर्तियाँ और मोतियाँ ले करके, तो रास्ते एक गांव में एक पेड़ के नीचे उन्हें और ढेर सारे पत्थर भी रखे हुए थे। उनके बीच में एक चतुर्मुखी कहते हैं, चार मुख वाले को कहा जाता है चतुर्मुख। तो शिव की मूर्ति उन्हें दिखी। अब वो मूर्ति ऐसे लग रहा था लेखक को देखने के पश्चात कि वो मूर्ति कह रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आके मुझे ले जाओ। यहाँ वही कह रहे हैं कि वो वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अर्थात उनको लग रहा था कि वो मुझे लालच दे रही हैं कि आओ और मुझे उठा के ले जाओ। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या? यदि चंद्रायन व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए
तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर लेखक बिल्ली और चूहा के उदाहरण से कह रहे हैं का उदाहरण देते हुए मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि बिल्ली को कितना भी वो व्रत रखी हुई है सुबह से, लेकिन उसका व्रत समाप्त नहीं हुआ और उसके सामने कोई चूहा आ जाए, जैसे चूहा तो उसका मुख्य आहार है, भोजन है, और वह उसे बहुत पसंद भी करती है, तो यदि उसके सामने कोई चूहा आ जाए तो बिल्ली उसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ती है। वो अपने व्रत को भूल जाती है और चूहे को दबोच लेती है और उसको आहार बना करके स्वयं ग्रहण करती है। तो इसी तरह से लेखक भी कह रहे हैं कि वो जो मूर्ति थी, वो मूर्ति हमें इस तरह से बोल रही थी कि आओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे ले जाओ। इसलिए वो उसे चुपचाप अपने तांगे में इक्के से उतर कर इधर उधर तो यही बोल रहे हैं, बेचारी को अपना कर्तव्य करना ही पड़ता है। तो इसी तरह से लेखक भी अपना कर्तव्य किए कि उस मूर्ति को जब वो देखे तो उसको उठाए बिना नहीं रह सके, और उसको उठा करके वो इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, कि ये मूर्ति को ले जा रहे हैं तो यहाँ इस गांव से तो कोई मुझे गांव वाले लोग कोई देख तो नहीं रहे हैं। इसलिए वो अपने इक्के से उतर करके, इक्का कहते हैं, पहले तो ऐसे मोटर गाड़ी हुआ नहीं करती थी, इक्का तांगा भी चलता है, इक्का तांगा ही चलता था। मोटर गाड़ी भी हुआ करती थी लेकिन इक्का और तांगा गांव में ज़्यादा दिखते थे। इक्का कहते हैं एक घोड़ा जो रहता है वो किसी छोटे से सवारी को जब खींचता है उसको इक्का कहा जाता है, मतलब एक घोड़े वाला। और तांगा कहते हैं दो घोड़े वाला, उसको टमटम भी कहा जाता है, दो घोड़े वाले को कहा जाता था पहले। अब तो खैर ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती शहरों में तो ज़्यादा गाड़ियों की भरमार है, गाड़ी से ही सबके काम हुआ करते हैं, कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से ही लोग आया जाया करते हैं। तो यहाँ पर इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी, न कुकुर भूखा न पहरू जागा, मूर्ति अच्छी थी। अब यहाँ पर गांव की भाषा का भी प्रयोग हुआ है। कहते हैं ना कुकुर भूखा ना पहरू जागा। कहते हैं कि जब यदि कहीं पर कोई चोर घुसता है तो उस अगल बगल जो भी अगर कोई कुत्ता रहता है तो वो चोर की आहट पा करके ही भौंकने लगता है। लेकिन लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं मूर्ति उठा रहा था, उठा के अपने इक्के पर लाद भी लिया, मूर्ति को रख भी दिया, तो भी वहाँ ना कोई कुत्ता था कि कुत्ता भौंकता, और ना कोई पहरेदार था कि वह जागता, वह देखता मुझे। और कहते हैं कि मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई, मूर्ति बहुत अच्छी थी। चतुर्मुखी चार मुखों वाली शिव जी की मूर्ति थी। पसोवे से थोड़ी सी चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। अब जब लेखक को कोई सामान कहीं पर जाने के पश्चात मन लायक सामान नहीं जब तक मिलता था तो वो प्रसन्न नहीं होते थे। वो उनको लगता था कि मेरा तो आज का दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया, अधूरा ही रह गया। लेकिन जब उनको कहते हैं कि पसुआ में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिली, थोड़ी बहुत कुछ मूर्तियाँ मिली, कुछ सिक्के मिले और कुछ मोतियाँ मिली, मनके मिले, तो वो कहते हैं कि उससे मेरा मन भरा नहीं था। लेकिन जब इतनी अच्छी चार मुखों वाली शिव जी की मूर्ति मिल गई तो उनको लगा कि आज का मेरा जो जाना आना था वो सफल हो गया, क्योंकि ये मूर्ति इस सभी कमी को पूरा कर दी। तो यहाँ पर लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक ध्यान था कि इधर उधर पड़ी चीज़ों को वो एक जगह एकत्रित करते, और दूसरी तरफ था उनका ध्यान कि दूसरी ओर वो सब मैंने और लोगों के लिए, जैसे जो आने वाली पीढ़ी है, हम आज देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग, तुम लोग इतिहास पढ़े हो, इतिहास में ये बताया जाता है कि पहले लोग पत्थरों में, दीवालों में पत्थरों से ही अपने आकार बना करके लिख दिया करते थे, और पत्थरों का से आकार बना के लिखते थे। फिर
कुछ हुआ तो पत्तों में भी लिखा जाता था। ताम्र पत्र कहते हैं कि तांबे के पत्तों पर भी कुछ कुछ लिखी हुई लिपि मिलती है आज। तो वो सब चीज़ कहाँ मिलती है? वो सब चीज़ हमें संग्रहालय में ही देखने को मिलती है। और संग्रहालय जो होता है वो चीज़ों के संग्रह, जिस स्थान पर चीज़ों का संग्रह किया जाता है उसे ही संग्रहालय कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ हम हर जगह मिलता है, हर स्टेट में संग्रहालय बनता है। तो यहाँ पर भी कवि लेखक जो है वही कह रहे हैं। देखो, अतः सभी गांव वाले समूह बनाकर लेखक के दफ्तर। अब यहाँ जब मूर्ति ले जाते हैं तो ये मूर्ति वहाँ से ले करके अपने वहाँ संग्रहालय में रख देते हैं। और संग्रहालय के लिए तो इसकी जो यहाँ भाषा है वो खड़ी बोली है और भाषा भी बहुत ही सुंदर है। सुंदर भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रवाहमयी, अर्थात लोग भाषा को मतलब एक सुर में कहा गया है। ये नहीं कि ऐसा नहीं महसूस होता है कि ये कहानी को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है। तो ये यहाँ पर इतना ही आज हम रखते हैं और आगे दूसरे दिन।